हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एट वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के जिसमें क्या देखना है हमने कि सीपी और सीवी वैल्यूज होती हैं जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीवी। इसके इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो इसके ऊपर अक्सर ही क्वेश्चन आता है, बारके में भी पूछ लेते हैं, यूपीएससी का जो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, और जो अभी लेटेस्ट बार्क ओसीईएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। तो बच्चे अक्सर ही कंफ्यूजन में रहते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा सीवी वैल्यू में। ओके, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो अक्सर ही क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे आपको गामा की वैल्यू पूछ ली जाती है। ओके, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर दैट इज सीपी ओवर सीवी वो पूछ लिया जाता है, या सीवी वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो वही देखना है। और आज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे मोलर हीट कैपेसिटीज में। ओके, वाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन हीट कैपेसिटीज। ओके, तो क्या होता है कि जनरली जब हम कैलकुलेट करते हैं सीवी वैल्यू तो उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है मैक्सिमम टाइम पे। बट ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो काउंट करता भी अगर करना भी हमने काउंट तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो बच्चे क्या होता है, अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर मेंशन करा हुआ है, ओके, तो अगर टेम्परेचर करा है तो अगर वो रूम टेम्परेचर में बोल देता है आपको या हाई टेम्परेचर बता देता है, तो उस हिसाब से अगर वो रूम टेम्परेचर बताता है तो हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं करना। और अगर हाई टेम्परेचर बोलता है तो उस केस में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे, उसका इफेक्ट भी आएगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा सीवी वैल्यू में। ओके, तो रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है, इन दोनों के ऊपर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। बट ये हमने तभी ही ऐड करनी है सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम अगर हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। अगर उसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को निग्लेक्ट कर दोगे। वो अगर नहीं दे रहा है इट मीन वो चाहता है कि आपको रूम टेम्परेचर पे बताना है। तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगी आगे इसकी कितनी होती है। तो आज हम मेन यही डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम होती है, जब हम सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों को नहीं क्लैरिटी होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेशनल या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है सीवी वैल्यू के अगर निकालनी है डिफरेंट गैसेस के लिए। तो जैसे मोनोटॉमिक गैसेस हैं हमारे पास, अगर मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं लाइक नोबल गैसेस, ओके, उसके लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू इंटरनल एनर्जी आर ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग थ्री इंडिपेंडेंट एक्सिस। ओके, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ आर टी टू द इंटरनल एनर्जी वेयर आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आर तो आपको पता ही है कि आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। ओके, और अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसमें थ्री ट्रांसलेशन जो एक्सिस होती हैं, ओके, ट्रांसलेशन मोशन होता है जो थ्री एक्सिस में। तो ईच जो एक्सिस होती है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है हमारे पास, ई एक जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इंटरनल एनर्जी को, हाफ आर टी। ओके, तो इसी हिसाब से अगर हम मोनोटॉमिक गैसेस की बात करें तो उसके लिए टोटल जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, 3/2 RT। अगर एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरनल एनर्जी के लिए हाफ आरटी कंट्रीब्यूट करता है तो तीन ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने करेंगे, 3/2 RT। ओके, और अगर हम सीवी वैल्यू की बात करें तो सीवी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2 कंट्रीब्यूट करता है। तो मोनोटॉमिक गैसेस है जो उनके लिए वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल का तो सीन ही नहीं है। ओके, तो वो हमें सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही देंगे, तो उसके लिए हमारे पास अगर टोटल ट्रांसलेशन मोशन तीन एक्सिस में कितने मिलेंगे हमारे पास, थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, और एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूशन देता है, R/2। तो थ्री कितने देंगे, 3 R/2। ओके, तो जो मोनोटॉमिक गैसेस रहेंगी उनके लिए हमारे पास
जो सीवी आएगा वो क्या आएगा 3r/2। तो इसी से ही आप सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आप कर ही लेते हो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ओके, यहाँ पर वैल्यू फिल करोगे सीवी की और सीपी की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अगर हम डायटोमिक गैसेस की बात करते हैं तो डायटोमिक गैसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब डायटोमिक गैसेस में क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तीनों एक्सिस में आएंगे, तो तीन तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। ओके, तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम r/2 कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो अगर हमारे पास तीन हुए तो वो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 3r/2। ये तो बात क्लियर है। इसी तरह अगर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास डिपेंड करता है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है लीनियर, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे, 2। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे 3। और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है r/2। सिमिलर, ओके, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम r/2 कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आप निकाल सकते हो। उसी हिसाब से अगर हम डाइटोमिक, जैसे ये एग्जांपल लिया ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की, कोई डाइटोमिक गैसेस ले लो ये वाली। ओके, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो तीन तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे और दो हमारे पास आ जाएंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर है ना ये, तो टोटल हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। तो एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है हमारे पास r/2, तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेंगे 3r/2। और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है r/2। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक सिंगल जो होता है वो हमारे पास r/2 कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसी तरह अगर दो है डायटोमिक लीनियर गैसेस के लिए, तो उस केस में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 2r/2। क्लियर। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, अगर इंटरनल एनर्जी देखें हम डायटोमिक गैसेस की, तो आ जाएगा 5/2 RT। और अगर सीवी की वैल्यू देखें वो रहेगी 5/2R। क्लियर। अब क्या है कि इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं किया गया। ओके, क्यों नहीं काउंट किया गया, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर के ऊपर निकाला हुआ है। ओके, ये बात की गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन देखा गया है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का रूम टेम्परेचर के ऊपर। ओके, सीवी में अगर हाई टेम्परेचर दिया होता तो उस केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन भी आएगा बच्चे इसमें। तो एक्चुअल में क्या होता है, वाइब्रेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं जो, इनका सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, ये क्या इन्वॉल्व करता है, वाइब्रेशनल मोशन, oscillation of atoms within a molecule. Okay, however including vibrational degree of freedom in heat capacity is more complex, but आपको पता है कि हर एक वाइब्रेशन जो होती है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ओके, तो इसके लिए वो जो क्या उनको थर्मली एक्टिव करना है अगर, तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही एक्टिविटी शो करते हैं। थर्मली वाइब्रेशंस एक्टिविटी शो होती है ओनली एट हाई टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ वाइब्रेशनल मोड्स सिग्निफिकेंटली एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट डायटोमिक गैसेस हैव वाइब्रेशनल मोड दैट आर नॉट सिग्निफिकेंटली excited. Okay, so इसीलिए therefore a single vibrational degree of freedom is often excluded from the heat capacity Cp and Cv only at elevated temperatures where vibrational modes become active would vibrational contribution be relevant. Okay, तो बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं। वो तभी लेना है अगर आपको टेम्परेचर हाई बता रखा है, आपको एलिवेटेड टेम्परेचर को मेंशन कर रखा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है सीवी की या सीपी की वैल्यू निकालो या गामा की वैल्यू पूछी हुई है आपको, और अगर उसने कहीं भी आपका टेम्परेचर बता दिया कि एट रूम टेम्परेचर निकालो या हाई टेम्परेचर निकालो, तो वहीं पर आपने अगर टेम्परेचर वर्ड अगर उसने रूम टेम्परेचर भी बता दिया, तो आप उस टाइम के ऊपर निग्लेक्ट कर सकते हो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करता है वो क्या करता है, 0.2 R। ओके, तो ये वैल्यू बहुत ही कम होती है 0.2 R, तो इसको निग्लेक्ट कर लिया जाता है। बट अगर हाई टेम्परेचर दे रखा है
उस केस में आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करोगे सीवी में। ओके, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर एक सिंगल जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0.2 आर कंट्रीब्यूट करता है रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कह सकते हो आप। ओके, इसके ऊपर। बट अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हो तो उस केस में एक सिंगल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है 1 आर। ओके, तो 1 आर को तो निग्लेक्ट नहीं ना किया जा सकता, तो 1 आर को हम इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए आगे जब भी फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, तो अगर वो टेम्परेचर मेंशन नहीं करता तो उस केस में आपको जो भी गैस दे रखी है मोनोटॉमिक को छोड़ के, क्योंकि मोनोटॉमिक गैसेस में तो सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसके बिना आपको डाईटॉमिक ट्राईटॉमिक कोई भी गैस दे रखी है, लीनियर नॉन लीनियर कोई भी सीन हो, आपने क्या करना है, अगर टेम्परेचर उसने मेंशन नहीं कर रखा तो आपने उसको रूम टेम्परेचर ही कंसीडर करना है। आपको पता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर में, तो उस केस में आपने क्या कर देना, इसको निग्लेक्ट। बट अगर उसने टेम्परेचर हाई बोल दिया है, हाई टेम्परेचर, तो उस केस में आप एक सिंगल वाई जितने भी उसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे आप कैलकुलेट कर लोगे, बट उसका एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन करेगा 1 आर। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो आगे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो ये बात माइंड में रखनी है कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ओके, लो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास वाइब्रेशन मॉड्स होते हैं, वो इतने एक्साइटेड नहीं होते, तो हम क्योंकि ये क्वांटाइज्ड होते हैं तो इसीलिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर है तो उस केस में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा सीवी में। ओके, तो अगर हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, क्वांटम थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट वाइब्रेशनल मोड्स बिकम थर्मली असेसिबल एट हाई टेम्परेचर। तो वाइब्रेशनल मोड्स को अगर देखना है तो असेस करना है तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही किया जा सकता है। ओके, तो इसी के साथ होता क्या है वैसे कि अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से, however, due to before reaching such temperatures, molecular collisions tend to dissociate diatomic molecules into their constituent atoms, rendering vibrational modes inactive. Okay, तो क्या हो जाता है कि टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसेस वो डिसोशिएट कर जाती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम में। ओके, तो वाइब्रेशनल मोड्स जनरली इनएक्टिव हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर भी। ठीक है, बट अगर आपको टेम्परेचर मेंशन करके दिया हुआ है तो उस केस में आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन शो करोगे सीवी वैल्यू में, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप सी की वैल्यू निकालो। ओके, बट अगर नहीं कर रखा तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, वाइल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट, दे आर टिपिकली नॉट included in CP and CV calculations for diatomic gases at room temperatures. Okay, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे एग्जिस्ट भी करें बट उनका कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होगा। ओके, बिकॉज ड्यू टू देयर लिमिटेड थर्मल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो एक्टिव नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर इतने। The focus remains on translation and rotational contribution to internal energy and heat capacity. तो overall contribution किसका देखा जाता है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंट्रीब्यूशन देखी जाती है इंटरनल एनर्जी में भी और हीट कैपेसिटी में भी। ओके, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर है तो इस उस केस में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अब मैं इसको फिर से एक टेबल में बना देती हूँ ताकि आगे से आपको भी कंफ्यूज ना हो और इसको याद कर सकते हो। तो हाँ, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक तो ट्रांसलेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू सीवी वैल्यू, तो उस केस में क्या है,
एक सिंगल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंट्रीब्यूट करता है R/2। अगर एक सिंगल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो कंट्रीब्यूट करता है R/2। दोनों सेम करते हैं। अगर हम एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो वो दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। या तो लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर दे रखा हो, या क्या है, हाई टेम्परेचर दे रखा हो। अगर लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है तो उस केस में इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है 0.2 R। अगर अगर हाई टेम्परेचर दे रखा है तो उस केस में इसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी 1 R। क्लियर? तो इसके हिसाब से आपने देखना है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन के अंदर वो टेम्परेचर मेंशन करते हैं, ओके, अगर रूम टेम्परेचर बताते हैं या लो टेम्परेचर बताते हैं तो आपने देख लेना है क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि वो इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा। ओके, तो आपने मैक्सिमम केसेस में देखना, आप आंसर आपका वही सही होगा, इसको नहीं काउंट करना है। ओके, रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, वाइब्रेशन मोशन, वो एक्टिव नहीं होते हैं कुछ, तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता। बट अगर वो वहां पर हाई टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर मेंशन कर देता है हाई, तो उस केस में आप कंट्रीब्यूशन दोगे 1 R। ओके, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल की। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन करने हैं। ओके, ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि बच्चे अक्सर ही मिस्टेक करके आते हैं। अब जैसे पीछे भी हुआ है, अब बारिक का पेपर भी हुआ है, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो उसके केस में कि बच्चे क्लियर नहीं है, तो मुझे अब ऑप्शंस का नहीं पता है कि क्या आया था, तो ऑप्शन क्या दे रखे थे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हो कि आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आया था। उस हिसाब से आप देख लो इसमें कि उसने टेम्परेचर दिया था कि नहीं दिया था, उस हिसाब से आप अपना आंसर देख लो क्या हो सकता है। ओके, तो वही आपका आंसर आएगा इस उन ऑप्शंस में से एक। तो अगर आप वहां पर टेम्परेचर मेंशन किया था उसने, तो उस केस में अगर हाई टेम्परेचर दिया तो आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करो, उस हिसाब से सीई वैल्यू निकालो, और देन आपको पता ही है सीपी माइनस सीवी, ये वाला रिलेशन यूज करो, सीपी की वैल्यू निकाल लो, और देन मे भी उसमें सीपी और सीवी की रेशियो पूछी हुई थी। ओके, और ये वाली निकाल लो। अगर ऑप्शंस में मैच कर रही है तो ठीक है, अगर उसने टेम्परेचर नहीं बताया तो उसने आप उसको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निग्लेक्ट कर दोगे, उस हिसाब से अपना आंसर देख सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं और इनके बेस पे आ भी सकते हैं, और अक्सर ही पूछता है। मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है, गामा वैल्यू पूछता है। ओके, तो वो आपने देखनी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आप क्लियर हो गया होगा आपको, चाहे डाइटोमिक गैस दे रखी है चाहे ट्राइटोमिक गैस दे रखी है, अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पूछा हुआ है तो आपने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैक्सिमम टाइम निग्लेक्ट ही करना है, इसको काउंट नहीं करना है। अगर हाई टेम्परेचर दे रखा है तो इसको काउंट करना है। क्लियर? और आपको ये तो पता ही है कि अगर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चाहे लीनियर है मॉलिक्यूल चाहे नॉन लीनियर गैशियस, वो तो 3 ही देगा। और अगर हमारे पास कोई लीनियर है तो वो क्या देगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं उसके। और अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने देगा, 3। उस हिसाब से आप सीवी की वैल्यू काउंट कर सकते हो और देन सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से। ओके, ओके बच्चे, यही है। अब क्या होगा, एक वीडियो में इसके बाद मेरा एक नया लेक्चर आएगा, उसमें मैं जितने भी बार्क में या नीट में या यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं सीपी एंड सीवी के बेस के ऊपर, चाहे गामा वैल्यू पूछी हुई है या जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ इनके बेसिस पे, वो वाले मैं सारे के सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करूंगी और सॉल्व करेंगे हम। ठीक है? तो आप अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लियर है आपको, ये वाला आप देख लेना, इसके हिसाब से करना होता है बच्चे, सीपी और सीवी वैल्यूज के बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है। ओके, और एक बात, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये बहुत मुझे मोटिवेट कर रहा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो, प्रैक्टिस करो अपनी। ओके, थैंक यू।